इसी अतिशय सरलता की यात्रा में विज्ञान भैरव तंत्र का एक और सूत्र कहता है, एट द स्टार्ट ऑफ स्नीजिंग, ड्यूरिंग फ्राइट, इन एंजाइटी, above a charge, flying in the battle, in extreme curiosity, at the beginning of hunger, at the end of hunger, the uninterruptedly aware. अर्थात सूत्र कहता है कि छींक के प्रारंभ में, भय में, चिंता में, किसी खाई या खड्ड के बिल्कुल किनारे, उसकी कगार पर, युद्ध में पलायन पर, भागने पर, अत्यंत तीव्र कुतूहल में, भूख के प्रारंभ में और भूख के अंत में निरंतर बोधपूर्ण रहो। बी कॉन्स्टेंट अवेयर, कॉन्स्टेंटली, अनइंटरप्टेडली अवेयर। फिर ये सूत्र अपने साथ हमको मनुष्य की गरिमा में स्थित करने की तरफ ले आता है, इतनी सरल बातों में, और जीवन में घटी रही हैं, कुछ अलग से लाना नहीं है। कहीं हिमालय नहीं जाना, जंगल नहीं जाना, और कोई गुफा कंदरा नहीं ढूंढनी, कोई आश्रम नहीं ढूंढना, सब साथ में लेकर हम चल रहे हैं। ये सारी चीजें, सारे भाव, मनोभाव, स्थितियां, परिस्थितियां। विज्ञान भैरव तंत्र का सूत्र वहीं पर हमारे लिए एक झरोखा खोल रहा है। वो नहीं कह रहा कि कहीं अलग जाना है। यही खूबसूरती है इन सूत्रों की। ये सब बदलाव की स्थितियां हैं, जैसे इंद्रियों के बहाव थे, जैसे और सारी चीजों के बहाव थे, तो यहां पर ये सारी स्थितियां हैं, इनके बहाव हैं। तो इस बहाव को देखिए, इसमें छींक आती रहती है, भय पकड़ता रहता है, चिंताएं आती ही रहती हैं। अब उस समय खाई खड्ड के किनारे कगार की बात कह दी थी, क्योंकि लोग ऐसे विचरण करते थे तो अक्सर उनका आमना सामना होता था। आजकल समझ लें कहीं भी जहाँ गिरने का भय हो, या किनारे हो, या अपने बालकनी में ही थोड़ा नीचे झांक लें, या मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग है उसकी छत पर जाकर नीचे झांक कर देख लें, या खाई खड्ड को हटा दें, तो जहाँ कहीं भी दुर्घटना की स्थिति हो वो स्थिति हो जाती है। और युद्ध में भागने पर अत्यंत कुतूहल, जो इंटेंस एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी है, भूख का पहले बाद, ये सारी चीजें कह दी। तो अब छींक की चीज ले आए। कितनी मजेदार चीज कि छींक के प्रारंभ में, छींक एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। हमारे अंदर जब वो छींक पैदा होती है तो हम उसको रोक नहीं पाते, आती ही है। वो अचानक एक वातावरण बन रहा है और छींक आ गई। सूत्र कहता है उसके प्रारंभ में नहीं, कुछ ऐसा इंटेंस घटने वाला है जिसको तुम नियंत्रित नहीं कर सकते हो, तो उसके प्रारंभ में बस जागृत हो जाओ, सावधान हो जाओ, चौकन्ने हो जाओ। ये नहीं कह रहा कि छींक को रोक लो। अब तुम जागृत हुए, उसके बाद छींक आएगी या नहीं आएगी डिपेंड करता है। कभी कभी हो सकता है ना भी आए अगर तुम अवेयर हो गए, और कभी वो आ जाएगी। छींक आ ही गई तो तुम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन क्या होता है, देखो, छींक आने पर भी व्यक्ति थोड़ा रिलैक्स अनुभव करता है। अचानक कोई फोर्स था, इतने फोर्स से एयर निकलती हमारे अंदर से, और हम रिलैक्स अनुभव करते हैं छींक के बाद। एक शब्द उन्होंने छींक का उपयोग किया, लेकिन हम अपने भीतर की जितनी भी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, उनको देख लें। ये सारी वही बातें लिखी हैं इसमें जिन पर हमारा
ऐच्छिक कंट्रोल नहीं, हमारे मन से वो संचालित नहीं है, वो आती ही है अचानक एक धक्के की तरह। तो जब भी कोई हमारे अंदर शरीर और मन पर अचानक तीव्र परिवर्तन घट रहा होता है, तो उस तीव्र परिवर्तन के क्षण में हमारे अंदर कुछ बदलने की संभावना होती है, कुछ बदल सकता है हमारे भीतर। क्योंकि एक तो सब सामान्य चल रहा था, सामान्य में अचानक कुछ ऐसा आया कि अब हम नियंत्रण तो नहीं कर सकते, लेकिन उसमें जाग सकते हैं। छींक इतनी सामान्य घटना है, इसलिए इन्होंने सूत्र में इसको ले लिया। दूसरे अगर कोण से देखें तो अगर कोई बड़ा गंभीर ध्यानी है तो वो छींक को डिस्टरबेंस भी मान सकता है। या तुम ही बैठे हो ध्यान में, अचानक कोई आके छींक दे, तुमको ध्यान में डिस्टर्ब कर दिया, बाधा डाल दी। या तुम ही ध्यान में शांत बैठे थे, अचानक छींक का विस्फोट आया, तुमको लगेगा ध्यान डिस्टर्ब हो गया। सूत्र कहता ठीक है, उठने लगा है वो तुम्हारे अंदर छींक का एक बवंडर, तो उसके प्रारंभ में ही जाग जाओ, प्रारंभ में ही जागृत हो जाओ। छींक ऐसे भी नहीं आती है कि उसका तुम्हें पता ही नहीं चलता। माहौल बनने लगता है ना, देखिए थोड़ा थोड़ा मुंह नाक सब बनाने लगता है आदमी, उसको खुद पता चलता है छींक आने वाली है। जैसे जमाई आने वाली होती, तो इसको जमाई पर भी वैसे यार्निंग होती है, उस पर भी जोड़ सकते हैं। आ रही, कभी कभी किसी किसी को बहुत जमाइयाँ आती हैं, किसी किसी की यार्निंग जैसे फंस जाती, आ ही नहीं रही, उसको लग रहा है कि आ जाती, और वो अंदर से लग रहा है आ रही है, ऊपर से नहीं आ रही, बड़ी मुश्किल में आती है, फिर वो रिलैक्स हो जाता है। ध्यान में कई लोगों को यार्निंग भी शुरू हो जाती है, जमाइयाँ अक्सर देखा होगा, रिलैक्स होती है उनकी बॉडी और बस उनको जमाइयाँ शुरू होती। क्यों? क्योंकि बॉडी रिलैक्स हुई, रिलैक्स होकर वो अपना कोई रिस्पॉन्स कर रही है। रिस्पॉन्स बॉडी का जब आया तो उस पर हम कुछ कर सकते हैं, हमारे लिए कुछ जागृत होने का विकल्प वहां पर खुला हुआ है। तो वो सारी चीजें जहां पर हमको उस वातावरण का पता चलने लगा है, जैसे एक प्रयोग में नींद की बात कर दी थी सूत्र ने कि जब नींद घिर रही है वो, तो वो एक अलग धरातल हो गया। ये थोड़ा तीव्र चीजें हैं, एकदम अचानक धक्का देने वाली चीजें हैं, तो छींक का यहाँ पर समावेश किया है। मैंने पहले ही कहा था कि विज्ञान भैरव तंत्र जीवन के किसी भी आयाम को छोड़ता नहीं, और सब जो गतिविधियां हैं उनको अपने अंदर शामिल कर लेता है। तो नींद की एक अलग गतिविधि थी, उसको यहाँ पर छींक की गतिविधि आ गई, इसको ले लीजिए। जमाइयां हैं उनकी गतिविधियों को ले लीजिए। छींकने की एक्टिविटी हो या सेक्सुअल एक्टिविटी हो, उनके बीच मनोविज्ञान कहता है एक समानता है, दोनों के बीच एक समानता है। तो किसी भी एक्टिविटी के एक्सप्रेशन के, उसकी अभिव्यक्ति के चरम पर, चरम से पहले जाग जाना है, जागृत हो जाना, अवेयर हो जाना है। तो अचानक कुछ परिवर्तन घटता है। कई बार हमें हैरानी होगी कि जो परिवर्तन हमको छींक के आने से, यानी कि जो छींक घटी थी या जो भी हमारे अंदर से सेक्सुअल रिलीज हुआ या हमारे अंदर से स्ट्रेस रिलीज हुआ, व्हाटएवर, उससे भी जो आपको अच्छा नहीं लगा था, उसके प्राथमिक बिंदु पर, प्रारंभिक बिंदु पर जाग जाने से। और उसको भी कह रहे हैं कि बिना किसी व्यवधान के निरंतर बोधपूर्ण रहो, कॉन्स्टेंटली अवेयर रहे, चौकन्ने, जैसे एकदम से कुछ होने वाला है। जैसे सामने मान लीजिए तुम खड़े हो और वॉल्केनो कोई फटने वाला हो और तुम उसमें नुकसान भी उठा सकते हो, तुम्हारी सीमा में भी हो सकता है, पता नहीं कहाँ तक आकर उसका जो एक्सप्लोजन है गिरे। तो तुम उसको देख रहे हो दूर खड़े होकर, बिल्कुल चौकन्ने,
कि बस कैसे तुम भागोगे, उसका एरप्शन हुआ और तुम भागे, तो इतने चौकन्ने जी, इसी को करें सतत बोधपूर्ण, कांस्टेंट, अनइंटरप्टेडली, इतने चौकन्नेपन से तुमको देखना। छींक आ रही, तुम बिल्कुल सब छोड़ छाड़ के बैठ गए, बिल्कुल चौकन्ने होकर। अब दो स्थितियां बनेंगी, या तो वो आएगी या नहीं आएगी। दोनों स्थितियों में कुछ सटल सा चेंज अंदर आएगा। और भय, चिंता, भय और चिंता ये भी एक ऐसे विषय हैं जहां पर ये आते हैं और हम इनमें खींच लिए जाते हैं, हम कंज्यूम हो जाते हैं। जो भय लगातार हमारे ऊपर रहता है उसको हम अब फोबिया में डाल देते हैं। जैसे किसी को लगातार किसी चीज का भय बना हुआ है, किसी को बाहर जाने का, किसी को अंदर रहने का, बंद जगहों का, खुली जगहों का, अंधेरे का, ऊंचाई का, तमाम फोबिया की लिस्ट पूरी है। तो एक भय की वो कैटेगरी है। उस समय फोबिया का जो डिस्क्रिप्शन था वो ज्ञात नहीं रहा होगा, तो उसके उस बारीक विभाजन में नहीं जाया गया, केवल भय की बात है। बहुत सारे भय अचानक आते हैं हमारे सामने। पहले के वक्त में अचानक कोई जानवर आक्रमण कर दे, अचानक जीवन पर कोई संकट आ जाए, तो व्यक्ति के अंदर एक प्राणों में भय पकड़ता है। उस भय के प्रारंभ में, जैसे भय उठना शुरू हुआ, उसके प्रारंभ में जब भय तुमको पूरी तरह से आच्छादित कर लेगा, घेर लेगा, तो मुश्किल होगा। इसीलिए प्रारंभ में, और वो पता चल जाता है कि भय आ रहा है, अब आने वाला है हमारे अंदर। इसी तरह से चिंता, चिंता एक देखिए मानसिक मनोवैज्ञानिक समस्या भी है कि चिंता में आप बहुत बहुत देर तक इन्वॉल्व रहे, धीरे से किस दिन डिप्रेशन में, अवसाद में हम सरक जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब चिंता अभी उठनी शुरू हुई है, उसके प्रारंभ में ही अगर हम उसके प्रति सचेतन हो जाएं, बिल्कुल चौकन्ने हो जाएं, तो हम अपनी चिंता के साथ एक रिश्ता पैदा कर पाएंगे, उस चिंता को देख भी पाएंगे। चिंता से लड़ाई नहीं लड़ रहे, उठने दे रहे हैं चिंता को। किसी भी बात की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य की हो सकती है, धन की हो सकती है, संबंधों की हो सकती है, कार्यक्षेत्र की हो सकती है, कोई भी चिंता या भय हो सकता है। हम उस व्यवस्था विशेष से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उसके उठते ही एक चौकन्नापन, एक निरंतर बोधपूर्ण स्थिति ले आना, वो हमको अंतर्दृष्टि भी लाकर देती है। भय मुक्ति का और चिंता मुक्ति का उपाय भी हमारे सामने रख देती है, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन वहां पर उस तरह से आ जाएगा। उसमें अलग से हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चिंता में हम चिंतातुर हो जाते हैं, भय में हम भयभीत हो जाते हैं। हमारा जो अलगाव है वो नहीं पैदा होता। एक बड़ा ही ट्रिकी सी सिचुएशन है। ये सूत्र है तो बहुत सरल, लेकिन इतना सरल है कि क्योंकि इसकी सरलता ही इसकी कठिनाई है। इस सूत्र की जो अतिशय सरलता है, एक्सट्रीम सिंप्लिसिटी है, वही इसको जटिल भी बना देती है। कि अब प्रारंभ में हम कैसे पकड़ेंगे, तो एक आध बार में नहीं होगा। निरंतर कोशिशें करते रहेंगे, क्योंकि भय चिंता के विषय भी आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो हमारे अनेकानेक प्रयासों के बाद किसी दिन अचानक उसके जागते ही, उठते ही उस लहर की हमको वो चीज पकड़ में आ जाती है। जैसे ही वो पकड़ में आती है, उसका समाधान हमारे लिए हमारे ही भीतर से आने लगता है। और भय चिंता के बाद सूत्र कहता है कोई खाई खड्ड उसके किनारे, जैसे तुम कहीं किनारे पहुंच गए, तो वहां भी क्या होता है, वहां भी तुमको एक धक्का लगता है। तुम्हें ये जो भय की स्थिति है वो वहां भी पकड़ती है तुमको, तुम्हारे अंदर कुछ कंपन उठता है, गिर न जाओ, तुम खतरे में न पड़ जाओ। तो ये चीज
किसी भी दुर्घटना, किसी भी ऐसी चीज में हम देख सकते हैं। खाई खड्ड अब तो मिलते नहीं, और ढूंढ ढूंढ के उनमें गिरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जाकर पहाड़ों में या कहीं खाई खड्ड में हम कगार पे खड़े हों जाके। आजकल तो हमेशा खाई खड्ड की कगार पे ही खड़े हुए हैं, जीवन ऐसा ही बना हुआ है। तो उनके दुर्घटनाओं के किसी भी स्थिति की जो आसन्न यानी कि निकट आती हुई जो भयावह चीज है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है, उसको देखना। खाई खड्ड की जगह पर हम कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ तक कि जो आज हम एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं जिनका यूज करते हैं, वो भी यही काम करते हैं। लेकिन हम उनमें जाते हैं और उनमें एंजॉय करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, कूदते फानते हैं और काम खत्म हो जाता है। अगर उसको हमें ध्यान में बदलना है तो उसमें इस निरंतर बनी हुई, बिना किसी व्यवधान के अपने अंदर बनी हुई जो सचेतनता की स्थिति है, उसका निर्माण करना, अपने अंदर अपनी सजगता के तीर को मोड़ लेना, और फिर आप कुछ भी करिए। आप बंगी जंपिंग करिए, कहीं कुछ और करिए, कुछ और देखिए। अचानक जब कुछ होता है, अचानक छलांग लगती है, अचानक आप कुछ ऐसा करते हैं, तो कोई एक गैप पैदा होता है उसके प्रारंभ में ही, शुरुआत में ही। यानी कि अगर आप बीच में होंगे तो उसको पकड़ना आसान नहीं होगा, शुरुआत में ही पकड़ा जा सकता है। इसीलिए छींक के प्रारंभ की बात करें, छींक आ ही जाएगी तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, फिर तो आ ही गई। क्रोध आ रहा है, आने से पहले ही पकड़ सकते हैं। तरंगे उठने लगी तुम्हारे अंदर, क्रोध के बुलबुले उठने लगे, बस अब मुट्ठियां भिंच रही हैं, दांत पीसे जा रहे हैं, अब आगे युद्ध का वातावरण बनने वाला है, तो पहले ही जाग गए। काम वासना भी व्यक्ति को पकड़ती है तो एकदम से नहीं पकड़ लेती कि एकदम से पकड़ गई और व्यक्ति बिल्कुल भभक के जल गया, ऐसा नहीं होता, धीरे से पकड़ती है। तो जब उसने पकड़ा तभी हम जागना शुरू हो गए, चौकन्ने होना शुरू हो गए, सजगता के धारा को अपने अंदर मोड़ लिया। वहां पर अपने जो सेंस ऑफ बीइंग था उसको हमने स्थापित कर दिया, अपने होने के भाव को स्थापित कर दिया, जोड़ दिया। तो वो बदलाव तो आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन उस बदलाव के साथ कुछ और भी आता चला जा रहा है, रूपांतरण की स्थिति। और हम बाहर के कृत्य से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। तो एक तो ये एडवेंचरस स्पोर्ट, खाई खड्ड यानी खतरे की कोई स्थिति, उसकी बात है। और फिर कहते हैं कि युद्ध में भागने पर, अब ये भी अजीब सी बात है, युद्ध में जूझने पर भी हो सकती थी बात, लेकिन सूत्र कह रहे युद्ध से भागने पर। यहां पर बड़ी मनोवैज्ञानिक बात को हमें देखना पड़ेगा कि युद्ध में जब आप कूदते हैं तो युद्ध का वातावरण पहले से इतना आपके अंदर बना हुआ होता है कि आप इस सूक्ष्म सजगता का उपयोग नहीं कर पाते हैं। आप बड़े साहस से भरे हैं, आप बिल्कुल लड़ने पर आमादा हैं, और जो भी है, मतलब युद्ध का कोई भी स्थिति हो सकती। अब युद्ध हमेशा दो देशों के बीच हो जाए वही नहीं, घर में भी हमारे रोज युद्ध हो ही रहे हैं, छोटे छोटे तो बैटल ग्राउंड घर में ही बने हुए हैं। लेकिन व्यक्ति चौकन्ना कब होता है? जब वो युद्ध से भागता है, पलायन करता है, जब उसको लगता है कि नहीं लड़ना है या ये लड़ना उचित नहीं है। तो उस लौटने की प्रक्रिया में ये बड़ा मनोवैज्ञानिक है, उस समय सचेत होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। युद्ध में जाने पर वो जो फीवर है, वो आवेश है, वो उत्तेजना है, वो इतनी ज्यादा पकड़े हुए होती है कि संभावना नहीं होती हमारे अंदर बहुत जाग पाने की। तो सूत्र ने उसका उपयोग नहीं किया, हालांकि कर सकते हैं वहां पर भी, हम फार्मूला वही है, लेकिन सूत्र ने वो स्थितियां हमारे सामने रखी हैं जिनको पकड़ना आसान है। घर में ही मान लीजिए, घर की युद्ध भूमि पर आपका महाभारत हो रहा है, आप दो ही प्राणी हैं, लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं,
तो वो लड़ने का वातावरण तो आपका पहले ही से बन गया था, 1-2 दिन से बना हुआ था, आपको पता भी नहीं चला और अचानक युद्ध शुरू हो गया। युद्ध के बीच में अचानक किसी को ये लगे कि भाई नहीं लड़ना, ड्रॉप कर देते हैं इसको, वहां पर वो सबसे ज्यादा चौकन्ना हो सकता है, क्योंकि लड़ने के आवेश में तो वो चला जा रहा है, भाग रहा है, वो तो पता ही नहीं है उसको। लेकिन जिस क्षण वो पलटना चुनता है, जिस क्षण वो रणछोड़ दास बनता है, उस क्षण जागने की संभावना उसके अंदर बड़ी प्रबल हो जाती, अपने होने से जुड़ने की संभावना प्रबल हो जाती। अब घर के ही उदाहरण में देखें, आप लड़े, फिर उसके बाद आप आराम से आके कुर्सी पर बैठ के बोले भैया मेरा स्टेमिना नहीं है, मैं विड्रॉ करता हूँ आज के लिए, फिर नेक्स्ट वीक लड़ाई खेलेंगे। दूसरा भी आवेश में है, वो चला जा रहा है, तुमने अपना आवेश ड्रॉप कर लिया, तुम आके आराम से बैठ गए कुर्सी पे, तो तुम्हारे अंदर जैसे कुछ अचानक सेटल्ड होने लगता है। तुम देख पाते हो कि अपने केंद्र से जुड़ने की कोई दिशा पैदा हो गई। दोनों ड्रॉप कर दें तो एक कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन दिख सकता है कि अचानक लड़ते बीच में दोनों युद्ध से विमुख हो गए। आज के लिए इतना ही। जैसे कभी कभी बोलते बोलते मैं सेशन एंड कर रहा होता हूँ तो उसमें कह देता हूँ ना आज के लिए इतनी ही बात। तो कभी घर में भी एक्सपेरिमेंट करिए, खूब भयंकर लड़ाई करिए तो मैं और बीच में कहिए बस आज के लिए इतनी ही बात, बस खत्म करिए। तो जब आप आज के लिए इतनी ही बात करके लौटेंगे तो अचानक जो बहुत बहुत बिखरा बिखरा सा अंदर सब वातावरण था, बिखरी बिखरी से जो ऊर्जाएं थी, वो सेटल्ड होने के लिए इतनी तेजी से दौड़ेंगी आपके भीतर कि आप बहुत चौकन्ने हो सकते हैं, बहुत जागरूक हो सकते हैं। वहाँ पर संभावना बड़ी प्रबल है। जैसे पैर मोड़कर बहुत देर बैठ गए हों और फिर आप पैर सुन्न हो जाए और आप उसको सीधा करें तो जैसे खून बहुत तेजी से उस जगह दौड़ता है, झंझनाहट शुरू हो जाती है और एक ट्रेम्बलिंग शुरू हो जाती है, आप चौकन्ने हो जाते हैं। तो ऐसे ही किसी युद्ध के बीच जब अचानक आप ड्रॉप करते हैं, हटते हैं, तो जो ऊर्जा अभी तक स्टक थी युद्ध में, उसमें लड़ाई में अभी तक वो उसमें शामिल थी, वो अचानक उस खून की तरह लौटती है हमारे सेंटर में, हमारे केंद्र में। तो एक अलग किस्म की जागरूकता, एक अलग किस्म की चैतन्यता हमारे भीतर पैदा होने लगती है। तो इसलिए ही इसमें युद्ध से पलायन का शब्द ले लिया कि जब भाग रहे हो। युद्ध पहले के वक्त की बात देखें तो लोगों के युद्ध हो रहे थे, जंगल में भी युद्ध हो रहा है, कोई शेर आ गया, भालू आ गया, भेड़िया आ गया, जंगली कुत्ता आ गया, जंगली जानवर आ गया, कोई भी हो सकता है। तुम लड़ने में जुटे हो, लड़ने में अचानक तुमको लगा कि ये मौका है, निकल के भाग लेते हैं। उसी ठीक क्षण में सबसे ज्यादा संभावना जागने की होती है। और फिर सूत्र में जो बात आती है, अत्यंत तीव्र कुतूहल, जो एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी है, भूख प्यास के प्रारंभ और अंत में निरंतर बोधपूर्ण। अब ये भी बड़ी रोचक बात है। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, कुतूहल, जिज्ञासा नहीं, क्यूरियोसिटी को कुतूहल में ट्रांसलेट करेंगे। जिज्ञासा क्वेस्ट हो जाती, क्वेश्चनिंग क्वेस्ट में बदलती है, यानी कुछ सार्थक जानना है तो जिज्ञासा। कुतूहल कुछ सार्थक नहीं जानना है, बस जानना है। इसी को हम एक शब्द हिंदी में बड़ा अच्छा उपयोग करते हैं, छिद्रान्वेषण भी, यानी छेदों से झांक कर जो देखना होता है वो भी उसी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन ये जो कुतूहल पकड़ लेता है, इसमें भी बड़ा बेचैन हो जाता है व्यक्ति, बड़ा पेट में दर्द हो जाता है। आजकल का जो मीडिया है, पूरा सोशल मीडिया, वो हमारे इसी एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी का उपयोग करता है, इसी खेल को वो खेलता है। सारा जो उनका मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है वो इसी बात पर टिका है। समाचार, न्यूज़ तो एक एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी को, तो क्या हुआ, उनके यहाँ क्या हुआ, इसके यहाँ क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ, इसके घर में क्या हुआ। आप कुछ ऐसे प्रोग्राम देखते हैं, रियलिटी शो, जहाँ पर उनके घरों में क्या हो रहा है, लोग घरों में अपने बात क्या कर रहे हैं, सोते जगते उठते बैठते
किचन टॉयलेट में क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना है वो क्या कर रहे हैं, लेकिन सोच चलते हैं ऐसे पूरे के पूरे। मतलब इंसान की इस भावना पर इतने स्टूपिड सोच भी चल जाते हैं पूरे के पूरे। वो तो क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आपको क्या लेना देना है। क्यूरियोसिटी है आदमी को जानने की, दूसरों के बारे में जानने की। और फिर दूसरों के बारे में जानने की बात हटा दें, कोई चीज फंस जाए उसकी क्यूरियोसिटी, उस पर जितनी भी फिल्में हैं, वेब सीरीज हैं, वो सब अपना काम करती हैं। हर एपिसोड वहां पर छोड़ा जाता है। यही तो एडिटिंग की कलाकारी होती है, जहां पर तुम्हारी जो क्यूरियोसिटी है, जो कुतूहल है, वो एक्सट्रीम पर हो, चरम पर हो कि अब आगे क्या होगा। अब गोली चल तो गई थी, लगी थी कि नहीं लगी थी, अब तुम बैठे हो उसको देखने के। इसीलिए जब आजकल वेब सीरीज लॉन्च होती हैं, किसी के सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, किसी के 6, 10, किसी के 15, कितने भी एपिसोड होते हैं, तो लोग तो सुबह से बाँचते हैं, रात तक बाँच के ही पूरा उठते हैं। अब हुआ क्या, अब सीजन खत्म हो गया बीच में, अब एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी, और अब क्या होगा, अब क्या होगा, उस पर सीजन 2 आएगा, फिर सीजन 3 आएगा, वो वहीं पे छोड़ेंगे। तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन होता है हमारी तीव्र कुतूहल की अवस्था का, उसमें जागना, तो इसके उपयोग आज के टाइम में करना बड़ा आसान है। पहले के वक्त में तो कुतूहल के विषय कम होते रहे होंगे जहां तक मैं समझता हूं। आजकल इसका सलूशन ये है, इस सूत्र का उपयोग करने के लिए चीज को तुम इससे पहले वो रोके, तुम खुद रोक दो। मान लीजिए तुम कोई वेब सीरीज देख रहे हो, अचानक एपिसोड चल रहा है, बीच में ही बंद करो, बैठ जाओ शांति से। जिज्ञासा भी उठी भी नहीं थी, यानी कि कुतूहल, जिज्ञासा शब्द नहीं ठीक है यहाँ पर, वो क्यूरियोसिटी अभी तुमको विचलित करने के लिए उठी भी नहीं थी, तुमने खुद ही बंद कर दिया। तुमने कहा ठीक है देख लेंगे बाद में, कोई जल्दबाजी नहीं। तुम देखोगे ठहराव आ गया। जो वेब सीरीज मान लीजिए अपने पूरे पूरे सीजन लॉन्च कर देती हैं, तो उनको एक साथ बैठकर धार्मिक भाव से मत देखिए, आराम से देख लीजिए, जल्दी कौन सी, भागा तो जा नहीं रहा कुछ, लेकिन हम बहुत उत्तेजना में है कि जल्दी जल्दी सारी क्यूरियोसिटी पूरी हो जाए। तो हम अचानक रोक सकते हैं उस चीज को, या कोई बड़ी ही रोचक पुस्तक पढ़ रहे हैं, रोक दीजिए बीच में अचानक। अंत में जाएंगे और क्यूरियोसिटी आगे बढ़ेगी, इससे पहले रुक जाइए। तो आजकल बहुत उपाय हमारे पास हैं, लेकिन हम ऐसा कभी कर नहीं पाते, क्योंकि हमारा इतना वो कुतूहल का भाव इतना तीव्र पकड़ा हुआ होता है कि हम कर नहीं पाते। उसी को फिर कहा कि भूख के प्रारंभ में और भूख के अंत में, भूख लगी तो भूख को थोड़ा महसूस करिए, भूख प्यास थोड़ा महसूस करिए। भूख के अंत में, भूख प्यास के थोड़ा रुकिए, थोड़ा महसूस करिए, वो ठहराव के पल है। भूख प्यास लगती है व्यक्ति को, तो देखिए वो बोधपूर्ण होने की कोशिश नहीं करता प्रारंभ में, बिल्कुल विचलित है, उसको खाना चाहिए, पानी चाहिए, खा लिया, उसके बाद खाने के बाद जो सेटिस्फेक्शन आया होगा, शरीर में अच्छा लगा, उसको महसूस करने के लिए भी नहीं रुकता, उसके बाद फिर सक्रिय हो गया व्यक्ति। इसीलिए भोजन के लिए हमेशा कहा जाता है अपने भारत में कि शांति से बैठ के भोजन करिए, टीवी मत देखिए, उस समय गपशप मत करिए, शांति से भोजन करिए, क्योंकि जब भोजन समाप्त हो उसके बाद भी थोड़ा चैतन्यपूर्ण हुआ जा सके। और जब भूख लगी हो, भोजन तुम्हारे सामने रखा हो, तब भी थोड़ा ठहर कर उसको महसूस किया जाए, भूख की उठती हुई लहर को महसूस किया जाए, ताकि हम अपने भीतर ज्यादा चैतन्यपूर्ण हो सके। तो ये अनेक अनेक अवसर हैं जब हमारे भीतर कुछ बदलाव हो रहा है, हमारे शरीर मन में गियर चेंज हो रहा है। तो ऐसी सारी स्थितियों को सूत्र में रख दिया। आगे अन्य भी स्थितियां आएंगी, लेकिन अभी उन्होंने जो लगा कि ये सामान्य जीवन की स्थितियां हैं, उनको
शिव ने सूत्र में रखा। तो ये सारी स्थितियां हमेशा बन रही हैं व्यक्ति के जीवन में, ये कहीं बाहर से नहीं लानी है। तो इन स्थितियों का जागरण के लिए उपयोग करना है, बस उनके प्रारंभ में ही बिना किसी व्यवधान के इंटेंस अवेयरनेस ले आनी है, एक चौकन्नापन ले आना है। पहले के वक्त में देखिए, जब व्यक्ति केव्स में रहता था, शिकार करता था, तो उसका भोजन भी उसको बहुत सेटिस्फाई करने वाला होता था। शिकार करने में ही वो इतना चौकन्ना, इतना अवेयर हो चुका होता था, तो उस समय का स्वास्थ्य भी अलग था। आज हम सब अच्छी अच्छी चीजें खाकर भी शरीर के तल पर बड़े स्वस्थ नहीं महसूस करते, तमाम तरह की कमजोरियां भी हमारे भीतर आ जाती हैं। तो भोजन के साथ प्रयोग करें, खतरों के साथ प्रयोग करें। जो नेचुरल इम्पल्स हैं सेक्सुअलिटी के, छींक के या इन सब चीज़ों के, उनके साथ इनका उपयोग करें। और कुतूहल वाली स्थितियों में उपयोग करें। जागरूकता, ठहराव, उनके साथ बह नहीं जाना। क्रोध की, भय की स्थितियों में उपयोग करें। चिंताएं पकड़ रही हों तो चिंताओं को एकदम से सिर पकड़ के बैठने की तरफ न ले जाए, उसके उठते ही उसके प्रति जागें। तो एक बड़ा व्यापक बदलाव हमारे जीवन में आएगा। बहुत सिंपल है, लेकिन बस इस सूत्र के साथ जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो यही है कि इसकी सरलता ही इसकी जटिलता है। इतना सरल है, इतना सरल है कि मन है कि मानता नहीं कि इतना भी सरल कुछ हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन बस ऐसे ही छींकते, खाते, पीते, सीरियल देखते, टीवी देखते, टहलते, एडवेंचरस स्पोर्ट करते, इतनी आसानी से, लेकिन हाँ, इतनी ही आसानी से। दिस इज ट्रू।